नंबर 15, 16, 17 और 18 ये 4 वर्ग पढ़ने हैं। चैप्टर इसको भी कम किया है। प्रत्येक आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस वर्ग में से कौन से टॉपिक हटा दिए हैं, तो जो टॉपिक रह रहे हैं वे आपको पढ़ने हैं। हर वर्ग पिछले की तुलना में आधा कर दिया है। अब पहले देखो, केमिस्ट्री का सबसे हार्ड चैप्टर यही माना जाता है, कौन सा? पी ब्लॉक। लड़के इससे बचते डोलते थे क्योंकि इसको पढ़ाने में भी 1 महीना चाहिए था। 1 महीना में कोई चैप्टर पढ़ा में तो वो चैप्टर बहुत बड़ा होएगा, और जब चैप्टर बड़ा होता था तो पढ़ने से भी उससे डरते थे लड़के। कठिन तो कुछ है नहीं, इसमें याद करने का ज़्यादा मैटर है। समझ में यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आ जाता है, पर थोड़ा सा याद करना पड़े, हमारे लड़का आते घबरावे। अभी चैप्टर आधा कर दिया है, तो आधा कर दिया है और वेटेज इसका बढ़ गया है। पहले 4 नंबर का था और अब कितने का कर दिया है? 5 का। तो इसको करें मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 5 अंक का है। थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी पर इसको कर सकते हैं हम, ठीक है। हम वर्ग नंबर 15 की बात करते हैं। बात हम वर्ग नंबर 15 से, 15 ही पढ़ना है ना हमें। तो वर्ग नंबर 15 में मैं नाइट्रोजन से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, आपको याद हो तो, कि अगली क्लास जब लगे केमिस्ट्री की उस समय तक एक मैराथन क्लासेज इसमें ली गई थी, किसमें? पी ब्लॉक में। उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं और पढ़ के आनी। तो ज़्यादा तो कुछ पढ़ाया नहीं था इसमें, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ग 15 में पहले सुन लो, वर्ग 15 जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये इसके सदस्य हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। हमको पहले नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ने हैं। नाइट्रोजन के यौगिक में नाइट्रोजन गैस पढ़नी है। हालांकि नाइट्रोजन गैस यौगिक नहीं होती, ये तत्व है, पर समझ लो नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ना है, अमोनिया के बारे में पढ़ना है। फास्फोरस के यौगिक हटा दिए गए हैं, तो मैंने कोर्स सिलेबस लिखाया था जो हटाया गया है, उसमें फास्फोरस के बारे में लिखाया गया है, सही है। फास्फोरस के अपर रूप वगैरह ये सब क्या कर दिए हैं, अब हटा दिए। तो सिंपल सी भाषा में कहें तो पहले तो इसमें नाइट्रोजन के यौगिक भी पढ़ने पड़ते थे और फास्फोरस के भी पढ़ने पड़ते थे, पर अब हमें केवल किसके पढ़ने हैं? नाइट्रोजन के। थोड़ा सा ही टॉपिक रहेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। किसी के पास बुक है क्या? कोई केमिस्ट्री बुक लाया हो तो ऐसे करो, हेडिंग यहीं से डालो, तुम हेडिंग डाल लो नाइट्रोजन गैस। आवाज नहीं। सुन लो रे, बात मत करो। अब देख लो, मैं बता देता हूं। एक तो नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ना है, एक अमोनिया के बारे में, यह भी बोल दिया था मैंने। फिर उसके बाद एक आपको पढ़ना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हटा दिए हैं ना, हटाए गए में देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हटा दिए हैं क्या, देख लो एक बार, हटा दिए। फिर इसमें टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल, ये थोड़ी हटाया है। फिर अगला टॉपिक है फास्फोरस के अपर रूप, ये हटा दिए क्या? अच्छा, इसमें फिर अगला टॉपिक है फास्फोरस के अपर रूप के बाद फॉस्फीन, हटाइएगा है, हटा दी। फिर है इसमें फास्फोरस के हैलाइड, हटा दिए। और फिर है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, हटा दिए। तो अभी हमें 3 टॉपिक बचे, फिर पढ़वे काजे। एक तो नाइट्रोजन गैस, एक अमोनिया और एक नाइट्रिक अम्ल। अब तू देख सके यार 3 टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा कछु बचोना है, जबकि हटाए गए टॉपिकों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हटाए हैं, फास्फोरस के अपर रूप हटाए हैं, फॉस्फीन गैस हटाई है, फास्फोरस के हैलाइड हटाए हैं और फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल हटाए। तो हटाया गया पोर्शन अधिक है, तो आराम से हम कर सकते हैं, इतना कोई कठिन काम नहीं है।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन गैस। एक बात सुन लो, नाइट्रोजन गैस को डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। भाई पहले चलता था ये नाम नाइट्रोजन गैस, मैं पुराने नाम की बात कर रहा हूं। जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, पर आजकल नाइट्रोजन गैस को बोलते हैं डाई नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उसमें N2 अणु होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन गैस। ऐसी ऑक्सीजन गैस को बोलते हैं डाई ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस O2 अणुओं से बनी होती है। तो ये पुराने नाम तो हैं, नाइट्रोजन गैस, गलत ये भी नहीं है। कहीं कह दें कि साहब हमने कहीं कह दिया नाइट्रोजन गैस तो गलत है क्या, नहीं है। पर आजकल डाई नाइट्रोजन की जगह क्या बोलते, उसको नाइट्रोजन की जगह क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन। तो एक ही बात है, कहीं डाई नाइट्रोजन आ जाए चाहे नाइट्रोजन आ जाए, कोई फर्क वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। क्लियर मेरी बात? अच्छा, इसमें पहले सुन लो कि क्या क्या टॉपिक है अपने में नाइट्रोजन गैस में। जब हम नाइट्रोजन गैस पढ़ेंगे, बिल्कुल शांति से आराम से सुनो एक बार। तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक जानकारी कि इसकी खोज कौन ने करी। जैसे यहाँ लिख रहा है 1775 में को रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, नाइट्रोजन गैस की। ठीक है, 1772 में किसने, रदरफोर्ड ने। फिर इसमें लिख रहा है ये N2 अणुओं से बनी होती है। N2 अणुओं में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये तो जान है, नाइट्रोजन गैस N2 अणुओं से बनी होती है और N2 अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसके बाद है इसके निर्माण की विधियां, इसको कैसे बना सकते हैं। एक एक बात है, सुन ले, याद करने का है टॉपिक, पूरा ही चैप्टर याद करने का है। शुरू में मैंने कहा कि इसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। कौन से सन में, 1772। तो तू सोच, अब 2020 चल रहा है, कितने साल पहले नाइट्रोजन गैस खोज ली गई है, 1772 में। सही है। नाइट्रोजन गैस कौन से अणुओं से बनी होती है, N2। और N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध होता है। 2 N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर पड़ेगा इसके निर्माण की विधि। एक तो पड़ेगा औद्योगिक विधि और एक पड़ेगा प्रयोगशाला विधि, कि प्रयोगशाला में आप कैसे बना सकते हैं और उद्योगों में आप कैसे बना सकते, वो विधि पढ़ लोगे। उस विधि के पढ़ने के बाद इसके गुण आ जाएंगे, नाइट्रोजन गैस के गुण पढ़ोगे। पहले निर्माण की विधियां हो गई, औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि, फिर इसके गुण पढ़ोगे। गुण में ये बताएंगे कि किससे क्रिया करती है, क्या बनाती है, ठीक है। और लास्ट में इसके उपयोग। पहले निर्माण की विधियां, फिर गुण, और लास्ट में इसके क्या पढ़ोगे, उपयोग। तो ऐसा कोई कठिन टॉपिक नहीं है। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। इसकी खोज 1772 में किसने की थी, रदरफोर्ड। स्टार्ट करें। नाइट्रोजन गैस हेडिंग डाल दी, लिखो। हाँ धीरे बोलूंगा मैं ना। 1772 में 1772 में बात नहीं करे रे ओए, एक याद सुधार ले, आदत है यहीं की यहीं याद करने की कोशिश करो। 1772 में रदरफोर्ड ने 1772 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन की खोज की थी, लिख लिया। आगे लिखो, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में N2 अणु उपस्थित होते हैं। N2 अणु उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन गैस में कौन से अणु होते हैं, N2 गैस, N2 अणु, सही है, उपस्थित होते हैं, जिसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु त्रिबंध से जुड़े होते हैं। जिसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु त्रिबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब नीचे डालो। डाई नाइट्रोजन गैस निर्माण की विधियां, या नाइट्रोजन गैस कह लो, एक ही बात है। डाई नाइट्रोजन गैस निर्माण की विधियां।
नंबर 1 औद्योगिक विधि। कौन सी विधि? औद्योगिक विधि। इधर देखो, तो नाइट्रोजन गैस निर्माण की हम पहली विधि पढ़ने वाले हैं, जो कौन सी विधि है? औद्योगिक। सामने समझते चलो और आराम से लिखते चलो। सामने ध्यान दो, समझवे पे ध्यान दे, बातन पे नहीं। कि उद्योगों में कैसे बनाते हैं। औद्योगिक विधि का मतलब समझ गए, उद्योगों में नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, आप एक बात बताओ, हमारे वायुमंडल में आपको पता है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? कितने परसेंट है? लगभग 78। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है और लगभग 21% कौन सी गैस है? टोटल कितना हो गया? लगभग 99। तो हम कह सकते हैं हमारे वायुमंडल में मुख्यतः दो ही गैस हैं। वायुमंडल में दो ही गैस तो ही मेन, तो एक तो नाइट्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन। अब पूरे वायुमंडल का 78% आयतन तो नाइट्रोजन गैस बनाती है और 21% आयतन ऑक्सीजन गैस, लगभग 21%, 21 से थोड़ा सा कम है। सही है। अब एक बात बताओ, अगर उद्योगों में नाइट्रोजन बनानी है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वायु से ही नाइट्रोजन बनाना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है। केवल हमको यही तो करना है, ये दोनों गैसें अलग अलग करनी है। अगर इन दोनों गैसों को अलग कर लें तो नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अरे वायु है अपने ही, यहाँ दो ही तो गैस है मेन, तो एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन गैस है। अगर इन दोनों गैसों को अलग अलग कर लें तो नाइट्रोजन गैस का उत्पादन हो जाएगा। तो उद्योगों में ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वायु जो है इसको द्रवित करते हैं। वायु को क्या करते हैं? द्रवित। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसमें वायु भरी हुई है, तो इस पर हाई प्रेशर लगाते हैं, उच्च दाब। तो उच्च दाब लगाने पर गैसें द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। वायु भर रही है, हाई प्रेशर लगाएंगे बड़ी बड़ी मशीनों से, तो उच्च जब दाब लगाएंगे अपन, तो उच्च दाब लगाने पर ये वायु कौन सी अवस्था में आ जाएगी? द्रवित अवस्था में, द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, वायु को द्रवित करते हैं। द्रवित करते हैं इसका मतलब द्रव अवस्था में लाते हैं। हाँ रूपेंद्र जी, कठुमर हम काई थे ऐप ज़्यादा है, ऐप ज़्यादा है। चलो मैं आऊँगा ना वो है ही हो हम गड़बड़ी। ठीक है, हाँ क्लास में हूँ यार, 10-11 बजे तक आ जाऊँ। हाँ भाई, तो सबसे पहले वायु को क्या करते हैं? द्रवित। द्रवित कैसे करते हैं? वायु पर उच्च प्रेशर लगाते हैं, वायु द्रव अवस्था में आ जाती है। तो इसमें अब दो गैस हैं द्रव अवस्था में, एक तो N2 है और एक O2 है। मेन तो ये दो ही गैसें हैं। अच्छा, अब ये द्रव अवस्था में आ गई वायु। अब दोनों गैसों के क्वथनांक में अंतर होता है, हो गई। N2 गैस का क्वथनांक लगभग 77.2 केल्विन होता है N2 का, और O2 गैस का क्वथनांक होता है लगभग 90 केल्विन। क्वथनांक तो कम ही होंगे यार, ये गैस हैं, और गैसों के क्वथनांक गलनांक क्या होते हैं? कम। ठोसों के होते हैं ज़्यादा। अब इसका होता है 77.2 केल्विन। मतलब अगर हम गर्म करें द्रव नाइट्रोजन गैस को तो 77.2 केल्विन ताप पर वो गैसीय अवस्था में आ जाती है। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 77.2 होता तब भी नाइट्रोजन गैस गैसीय अवस्था में होती, और 75 होता तो केल्विन, नाइट्रोजन गैस किस अवस्था में मिलती? द्रव अवस्था में। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले तो वायु को द्रवित कर लिया, फिर करवा रहे हैं प्रभाजी आसवन, जो एक गर्म करने की विधि है। प्रभाजी आसवन में बंद पात्र में गर्म करते हैं। बंद में ही करेंगे, खुले पात्र में गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन उड़ के भाग जाएगी। बंद पात्र में गर्म करेंगे, मतलब ये द्रवित है, नू समझ लो, बंद पात्र में इसको गर्म कर रहे हैं। सही है का? प्रभाजी आसवन करा रहे हैं। तो पहले कौन सी गैस उड़ेगी? N2, क्योंकि उसका
क्वथनांक कम है तो N2 अलग हो जाएगी, बर्तन में क्या रह जाएगी O2। फिर दोबारा गर्म करेंगे जब N2 अलग हो जाएगी 77.2 पे N2 अलग हो जाएगी, यहाँ में O2 रह जाएगी, अलग करने की जरूरत भी ना है। N2 गैस अलग हो जाएगी, O2 अलग रह जाएगी। O2 द्रव अवस्था में रहेगी, N2 गैस अवस्था में चली जाएगी। अब लड़का कहता है साहब ये तो ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि है। हाँ, ऑक्सीजन गैस भी ऐसे बनाई जाती है। मतलब दोनों गैस बनाने की विधि है ये औद्योगिक विधि। मतलब जो फैक्ट्री होगी उसमें नाइट्रोजन गैस ही नहीं बनेगी, उसमें संग में कौन सी गैस ही बनेगी, ऑक्सीजन। और तुम्हें पता है ऑक्सीजन गैस बहुत काम आती है। हालांकि नाइट्रोजन इतनी काम में नहीं आती जितनी कौन सी आती है, ऑक्सीजन। आज कोरोना के समय में तो ऑक्सीजन गैस की बहुत ज़्यादा मांग है। तुम्हें पता ही है कईयों के लंग्स खराब हो चुके हैं, अब सांस लेने में समस्या आ रही है, तो उनके ऑक्सीजन गैस ही तो दी जाती है उनको डायरेक्ट वेंटिलेटर वगैरह की सहायता से। वेल्डिंग वगैरह में काम आती है ऑक्सीजन गैस, बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये जो फैक्ट्री होगी उसमें नाइट्रोजन गैस ही बनेगी और साथ में कौन सी गैस ही बनती है, ऑक्सीजन। तो सिंपल भाषा में कहें औद्योगिक विधि में हम क्या लिख सकते हैं कि वायु को, मतलब नू कहूँ नाइट्रोजन गैस का औद्योगिक उत्पादन, नाइट्रोजन गैस का कौन सा उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, वायु को द्रवित करने के पश्चात प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। वायु को द्रवित करने के पश्चात प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। सही बोल रहा हूं मैं। फिर लिख देंगे इसमें कि नाइट्रोजन गैस का क्वथनांक, फिर ऑक्सीजन गैस का क्वथनांक दोनों लिख देंगे और कहेंगे प्रभाजी आसवन करने पर नाइट्रोजन गैस का क्वथनांक कम होने के कारण पहले नाइट्रोजन गैस आश्रित हो जाती है और पात्र में कौन सी गैस शेष रह जाती है, ऑक्सीजन। सरल सी विधि है, कोई कठिन ना है। लिखो तो यहाँ में औद्योगिक विधि डाल दी, लिखो यहाँ में लिखो डाई नाइट्रोजन गैस का औद्योगिक उत्पादन डाई नाइट्रोजन गैस का औद्योगिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण, वायु के द्रवीकरण, द्रवीकरण का मतलब समझ गए होंगे, वायु का द्रवीकरण, द्रवीकरण का मतलब क्या है, वायु को द्रव अवस्था में लाना। वायु का द्रवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। वायु का द्रवीकरण, मैं किताब की लैंग्वेज लिखा रहा हूं, तथा प्रभाजी आसवन से किया जाता है। प्रभाजी आसवन से किया जाता है। आगे लिखो इसमें, पहले नाइट्रोजन गैस, कोष्टक में लिख लो क्वथनांक 77.2 केल्विन। पहले नाइट्रोजन गैस, कोष्टक में क्वथनांक कितना लिखा, 77.2 केल्विन आश्रित होती है। आश्रित मतलब उड़ती है, आश्रित होती है एवं ऑक्सीजन, कोष्टक में लिखो क्वथनांक 90 केल्विन, 90 केल्विन शेष रह जाती है। ऑक्सीजन, कोष्टक में लिखा क्वथनांक 90 केल्विन शेष रह जाती है। ठीक है। अब नंबर 2 डालो, प्रयोगशाला विधि। नंबर 2 प्रयोगशाला विधि। ठीक है। अब हम कौन सी विधि पढ़ेंगे, प्रयोगशाला। ये तो औद्योगिक विधि थी। अब तुम सोच सको, चलो एक एक बात है समझ लो। अब मान लो कोई लैब है अपनी प्रयोगशाला, देख ले बोलबे की आदत गंदी है। अब प्रयोगशाला में लड़का कहे ऐसे ही बना लो साहब, जैसे औद्योगिक विधि में बनाया है ऐसी नाइट्रोजन गैस प्रयोगशाला में बना लो। तो प्रयोगशाला में अपने पास कोई ऐसे उपकरण नहीं होते
जो वायु को क्या कर सकें, द्रवित कर सकें, क्योंकि वायु को द्रवित करने के लिए बहुत उच्च दाब की क्या होती है, आवश्यक। और हाई प्रेशर बनाने के लिए लैब में ऐसे उपकरण ना होए कि वायु को अपन क्या कर सकें, द्रवित कर सकें। तो ये विधि लैब में काम में नहीं आ सकती, प्रयोगशाला में काम में नहीं आ सकती। मेरी बात समझ रहा है? तो यहां पर तो और विधियों से बनाते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब प्रयोगशाला विधि। सामने देखो, इन्हें याद करने की कोशिश करना संग की संग। प्रयोगशाला विधि नंबर 2, मतलब प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि। अब प्रयोगशाला विधि भी 3 पढ़नी है हमें, तो नंबर ए डाल देता हूं इसमें। मतलब प्रयोगशाला में अगर आपको नाइट्रोजन गैस बनानी है तो आपके पास 3 विधियां हैं। कोई सी भी विधि आप काम में ले सकते हैं। पेपर में एक बार क्वेश्चन भी आया था, नाइट्रोजन गैस बनाने की कोई एक प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो उसमें कोई एक प्रयोगशाला विधि हमें लिखनी थी। अब पहली प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड, ये लवण मिली जाते हैं लैब में। लैब में अधिकांश लवण उपस्थित होते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना है, नीचे लिख देता हूं। AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, मतलब पानी में लवण घोल लेना है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना है और उसमें आपको सोडियम नाइट्राइट मिलाना है NaNO2 इस विलयन में। जब इस विलयन में इसको डालेंगे तो ये भी, इसका भी तो जलीय विलयन बन जाएगा। भाई पानी है, NH4 का जलीय विलयन लिया, अब उसमें इसको डालेंगे तो ये भी तो पानी में चला जाएगा एक तरह से, तो ये भी तो एक तरह से जलीय विलयन में हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या मिलाना है, सोडियम नाइट्राइट NaNO2। क्या होगा, अब आप तो आगे दिमाग तो लगा ही सकते हो। एक तो NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, क्लियर, वो तो दिख ही रहा है। लड़का कहता है ये बनेगा NH4NO2, इसको मत बनाओ, इसके स्थान पर N2 गैस और संग में 2 का बन जाएंगे H2O। अरे NaCl तो निकल गो, N2 गैस निकल जाएंगे और 2 H2O बनेंगे। तो इस तरह से हमें नाइट्रोजन गैस की क्या हो जाएगी, प्राप्ति। बड़ा सिंपल सा तरीका, 2 लवण चाहिए बस, एक NH4Cl चाहिए और एक सोडियम नाइट्राइट चाहिए, दोनों को मिक्स कर देना और आपको ये प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, इस यहां पर जो नाइट्रोजन गैस बनी है इसके साथ अल्प मात्रा में ये अशुद्धियां भी बनती हैं। नाइट्रोजन गैस उड़ेगी, आपको खूब पता है, पर या के संग या में थोड़ी बहुत मात्रा में ये अशुद्धियां भी बनती हैं। ये रिएक्शन जब होती है ना तो थोड़ी बहुत मात्रा में NO, HNO3 वगैरह ये अशुद्धियां भी बनती हैं। मतलब नाइट्रोजन गैस के साथ ये दोनों अशुद्धियां भी प्राप्त होती हैं। मतलब यहाँ जो नाइट्रोजन गैस बनेगी वो प्योर नहीं होगी, उसमें अल्प मात्रा में NO और HNO3 की अशुद्धियां भी उपस्थित होंगी। ये दोनों गैसीय रूप में होंगे। बात को ढंग से सुन लेना। मतलब इस तरीके से जब आप N2 गैस बना रहे हो तो उसमें अशुद्धियां भी होंगी। कोई पूछ ले किसकी अशुद्धि होंगी तो आप कहोगे कि NO की और HNO3 की। सही है, इन दोनों की अशुद्धियां भी होंगी। अब आपको क्या करना है, अभी आपके पास नाइट्रोजन गैस बनी और इस नाइट्रोजन गैस में ये दोनों अशुद्धियां भी प्रेजेंट हैं। इस नाइट्रोजन गैस को, हाँ जी कठुमर हाँ, इस नाइट्रोजन गैस में अब ढंग से सुनो, आगे करना क्या है। हमको जो नाइट्रोजन गैस बनी है वो शुद्ध बनी है कि अशुद्ध मिली है, अशुद्ध। कोई पूछ ले इस नाइट्रोजन गैस में अशुद्धियां किसकी हैं, NO की और HNO3 की, क्योंकि ये अल्प मात्रा में बनती है, थोड़ी बहुत मात्रा में। फिर करना क्या है, एक अमोनियम, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन लेना है, अम्लीय विलयन। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, या नु कहूं H2SO4 प्लस H2O, इन तीनों चीजों को मिक्स करके एक विलयन बना रखा है। वो विलयन अम्लीय होगा क्योंकि उसमें अम्ल भी उपस्थित है इस विलयन में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो विलयन है, ये विलयन जो है
इस विलयन में ये गैस प्रवाहित करनी है अशुद्ध नाइट्रोजन गैस। तो ये दोनों गैस तो इसमें विलय हो जाएंगी, NO और HNO3, ये दोनों इसमें घुल जाएंगी, पर इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं घुलेगी। अब जब इस विलयन से हम इस मिश्रण को गुजारेंगे, अशुद्ध नाइट्रोजन गैस को जब इस विलयन से गुजारेंगे, तो इस विलयन में ये दोनों गैस तो घुल करके रह जाती हैं और हमें प्योर नाइट्रोजन गैस की क्या हो जाएगी, प्राप्ति। नाइट्रोजन गैस इसमें नहीं घुलती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इस विधि से जो अशुद्ध नाइट्रोजन मिल रही है उसको शुद्ध कैसे करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन में जब हम अशुद्ध नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियाँ इस विलयन में विलय हो जाती हैं, वह हमें शुद्ध नाइट्रोजन गैस की क्या हो जाती है, प्राप्ति। मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, क्योंकि बुक में जो लिख रहा है उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। अगर मैं केवल ऐसा लिखता इस रिएक्शन को तो हमें आगे की बात पता नहीं लगती। तो पहली प्रयोगशाला विधि है, याद कर लो। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या मिलाना है, सोडियम नाइट्राइड। तो हमें नाइट्रोजन गैस, अशुद्ध नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, जिसमें NO व HNO3 की क्या होती हैं, अशुद्धि। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस नाइट्रोजन गैस को, इस अशुद्ध नाइट्रोजन गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट के सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन में प्रवाहित करते हैं, जिससे ये अशुद्धियाँ इस विलयन में विलय हो जाती हैं, वह हमें शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। या लिख सकें अपन, लिखते हैं। तो चलो मेरी भाषा में लिखा देता हूँ, जिस तरह से अभी बताया है मैंने। प्रयोगशाला विधि डाल ली, इसमें ए डाल लो। कितनी प्रयोगशाला विधि है, 3। ए डालो, लिखो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराने पर अशुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अशुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है जिसमें अल्प मात्रा में NO नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, NO व HNO3 की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। NO व HNO3 नाइट्रिक अम्ल की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, आगे लिखो। इन अशुद्धियों को पोटेशियम डाइक्रोमेट के सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त विलयन, इन अशुद्धियों को पोटेशियम डाइक्रोमेट के सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त विलयन से गुजार कर दूर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इन अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं, किस विलयन से गुजार करके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त विलयन। या रिएक्शन नोट कर लो।
ठीक है। अब देखो, एक तो प्रयोगशाला विधि हो गई, दूसरी प्रयोगशाला विधि बी, सामने ध्यान समझते चलो। आपको लेना है अमोनियम डाइक्रोमेट, लैब में अगर प्रेजेंट हो तो। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होगा NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 हो, तो अमोनियम डाइक्रोमेट होगा NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अमोनियम डाइक्रोमेट जो है, इसका तापीय अपघटन कराने पर, मतलब इसको गर्म करने पर, सही है, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हम अपन गर्म करते हैं, इसको ताप देते हैं, तो ये अपघटित होकर के क्या बनाएगा? एक तो आपको पता ही है N2 गैस बनेगी, पढ़ ही रहे हैं। एक बनेगा Cr2O3, सही है, N2 गैस Cr2O3। और अब बचों का हाइड्रोजन बच रहे होंगे, सही है, और ऑक्सीजन भी बच रहे होंगे, तो और क्या बनेगा? H2O। बैलेंस कर सकें, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो यहाँ 4 लगना चाहिए। देख 4 ऑक्सीजन तो ये रही, और 3 ये रही, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 7। और N2 भी आ गया होगा, N2 2 ही है ना। तो अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से, मतलब इसको गर्म करने पर हमें ये मिल जाएगी N2 गैस। क्लियर? तो ये भी याद रखनी है हमें, ये भी एक प्रयोगशाला विधि है। अगर प्रयोगशाला में लैब में तेरे पास अमोनियम डाइक्रोमेट है, तो बहुत ही आसानी से आप नाइट्रोजन गैस बना सकते हो। उस अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करना है, तो आपको नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति हो जाएगी, सही है। तीसरी विधि और हो सकती है सी, एजाइड यौगिक लेने हैं हमें, कोई भी एजाइड यौगिक, जैसे बेरियम एजाइड, सोडियम एजाइड। बात आई साहब, एजाइड यौगिक क्या होते हैं? एजाइड यौगिकों में ये ऋणायन होता है N3-, इसको बोलते हैं एजाइड आयन। बात ने समझेगा तो ये चैप्टर याद होएगा। ये कौन सा आयन है? एजाइड आयन। अब मान लो आपने सोडियम एजाइड लिया, तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला बना सकते हो Na+। सोडियम एजाइड का फॉर्मूला, तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला क्या आएगा? NaN3। अरे Na पे प्लस और N3 पे माइनस। ये सोडियम एजाइड है। मैंने कहा कि हमको बेरियम एजाइड लेना है, बेरियम पर क्या आवेश होता है? +2, द्वितीय वर्ग का है ये। बेरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे +2 और यहाँ पे माइनस, तो फॉर्मूला ही बनेगा BaN3 का होल ट्वाइस। अरे यहाँ पे +2 आवेश है, तो ये 2 ही तो जुड़ेंगे। तो आपको कोई भी एजाइड यौगिक ले लेना है, जैसे सोडियम एजाइड ले लिया, बेरियम एजाइड ले लिया। मान लो मैंने बेरियम एजाइड ले लिया, जिसका फॉर्मूला होगा BaN3 का होल ट्वाइस। अगर इसको भी गर्म करें, इसका भी तापीय अपघटन कराएं, तो आपको बेरियम धातु मिल जाएगी, और साथ में आपको नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति हो जाएगी, सही है। आपने सोडियम एजाइड ले लिया, मान लो NaN3, तो 2 लगा दूं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, तो 2 तो Na, और संग में फिर वही 3 क्या बन जाएगी? N2, सही है। सबसे ज्यादा प्योर शुद्ध नाइट्रोजन इससे ही बनेगी, इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन और धातु बन रही है। यहाँ तो नाइट्रोजन के संग फिर अशुद्धियां बनने की संभावना रहेंगी, N2 के साथ NO फिर बन सकती है, यहाँ पर भी N2 के संग NO फिर बन सकता है, यहाँ भी NO के साथ यहाँ पर HNO3 भी बन सकता है। यहाँ जब N2 बनेगी तो उसमें संभावना किसकी भी रहेगी? अशुद्धियों की। यहाँ भी N2 बन रही है, तो उसमें अशुद्धियों की संभावना रहेगी, पर यहाँ पर अशुद्धि कोई बनी नहीं सकती, केवल प्योर क्या बनेगी? नाइट्रोजन। अरे यहाँ पर NO भी तो बन सकती है N2 के संग, जब इसको गर्म करेगा तो अल्प मात्रा में NO भी बन सकती है, HNO3 भी बन सकती है, N2O भी बन सकता है। प्योर अगर आपको बिल्कुल अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस चाहिए, तो लैब में अगर एजाइड यौगिक है, तो सबसे प्योर नाइट्रोजन गैस तो उससे ही प्राप्त आप कर सकते हैं। अब मान लो एक हार्ड क्वेश्चन देना है, जो लड़कों को उसको गलत करवाना है एग्जामिनर को, तो वो कहेगा अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखो। अब दिमाग वाला लड़का तो समझ जाता है कि वो अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, 3 विधि है प्रयोगशाला,
पर अत्यधिक शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो उसमें आपको एजाइड यौगिक वाली लिख के आनी पड़ेगी। सही है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन गैस बनेगी वो प्योर बनेगी, उसमें अशुद्धियां नहीं होंगी। जबकि जो दो तरीके हैं ए और बी, इसमें जो नाइट्रोजन गैस बनती है उसमें अशुद्धियां भी मिक्स होती हैं, NO वगैरह की, HNO3 वगैरह की अशुद्धियां भी क्या होती हैं, मिक्स। तो प्योर नाइट्रोजन गैस बनाने की तो यही विधि है। तो दो विधि बहुत सरल है, याद रखने की कोशिश करनी है। पहली विधि याद कर लो, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या मिलाना है, सोडियम नाइट्राइट। बाकी रिएक्शन तो बहुत आराम से लिख लोगे, NaCl निकाल लेना, N2 निकल जाएगा और 2H2 बन जाएगा। दूसरी अमोनियम डाइक्रोमेट वाली, इसको गर्म करो तो आप इसको याद रखना, इसको भूलते हैं कि यार ये क्या बना था, Cr2O3। बाकी आपको याद रह जाएगी, N2 आप बनाओगे और संग में जल बनेगा। यहाँ तो सरल है एजाइड यौगिक वाली, इनको गर्म करोगे तो धातु मिलेगी और नाइट्रोजन गैस मिलेगी। सही है, तो अब बी डाल लो। बी लिखो, इसमें अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है। अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है। ये बी रिएक्शन आपको दिख रही होगी, बी वाली, इसको नोट कर लो, अमोनियम डाइक्रोमेट वाली। लिख ली, नंबर सी लिखो, सी डालो। देखो, एजाइड यौगिकों के तापीय अपघटन से भी, एजाइड यौगिकों के तापीय अपघटन से भी नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है। एजाइड यौगिकों में ऋणायन कौन होता है, N3-। एजाइड यौगिकों के तापीय अपघटन से भी नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है। एक लाइन और लिख लो, एजाइड यौगिकों द्वारा अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। एजाइड यौगिकों द्वारा अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये नीचे की दोनों रिएक्शन आप नोट करें। ठीक है, अब आगे सुनो, क्या के बाद अगले हेडिंग डालो, इसमें गुण धर्म, मतलब इसके गुण पढ़ेंगे। गुण धर्म, सुन लो रे, एक बार पूरे सुन लो। नाइट्रोजन गैस के क्या पढ़ने वाले हैं, गुण। अब तक हमने इसकी क्या पढ़ी, निर्माण की विधियां।
सुन पहले, नाइट्रोजन गैस रंगहीन, तुम्हें पता है इसका कोई रंग नहीं है। अरे रंग होता तो वायुमंडल पूरा रंगीन हो जाता। हाँ मनोज जी बताओ। ठीक है और हाँ बोले मत पढ़ के ढंग से पढ़ ले यार। नाइट्रोजन गैस जो है रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं है। अगर रंग होता तो अपने वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, ये वायुमंडल का कलर होता। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन, इसकी हमें कोई स्मेल महसूस नहीं हो रही है, और विषैली गैस है, विषैली भी नहीं है। तो तीन बात तो आप सिंपली आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन गैस रंगहीन है, गंधहीन है और अविषैली गैस है। नाइट्रोजन गैस जल में अल्प विलेय, बहुत कम विलेय होती है। सही है। जल में वे विलेय गैसें अधिक होती हैं जो गैसें जल से क्रिया करती हैं या जल में आयनित हो जाती हैं। कभी ये बताई गई थी मेरी द्वारा ये बात, जो गैस जल में अधिक विलेय होंगी जो जल से क्रिया करती हैं, जैसे अमोनिया NH3 जल से क्रिया करके NH4OH बना लेती है, तो जो गैस जल से क्रिया करती है वो जल में घुलेगी। सही है का। या जो गैस जल में आयनित हो जाती है, जैसे HCl गैस है, जल में डालने पर वो टूट जाती है H+ और Cl-। तो जो गैस जल में आयनों में टूटती हैं या जो गैस जल से क्रिया करती हैं वे जल में अत्यधिक विलेय होती हैं। अब N2O2 वगैरह ये गैस जल में क्या होती हैं, अल्प विलेय, बहुत कम घुलती हैं, ना के बराबर। सही है। दूसरी बात, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में, नाइट्रोजन गैस में N2 अणु होते हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की बंध वियोजन ऊर्जा अत्यधिक उच्च होती है। बंध वियोजन ऊर्जा उच्च, बंध वियोजन ऊर्जा जानते हैं ना, बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध में किस बंध के लिए वियोजन ऊर्जा उच्च होगी? त्रिबंध के लिए। त्रिबंध 3 बंध है, तोड़ने को ऊर्जा ज्यादा चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, N2 गैस किसी भी गैस से, किसी भी अन्य पदार्थ से क्रिया करे तो क्रिया कब करेगी? जब बंध टूटे। N2 गैस में N2 अणु है, सही है, और N2 अणु, जैसे मान लो N2 अणु है, अभी कोई दूसरे N2 गैस में N2 अणु है, अभी कोई अन्य पदार्थ क्रिया जब करेगी जब ये बंध टूटेगा। मान लो हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है, अब हाइड्रोजन के संग ये NH3 तो जब ही बनाएगी जब ये बंध टूटेगा, जब ये 2 NH3 बनेंगे। N2 गैस मान लो हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर रही है और अमोनिया बना रही है, तो अमोनिया जब बनेगी पहले इनमें N2 अणु के बीच में कहा है जो त्रिबंध ही टूटे जब ही तो बनेगा। मेरी बात है, समझ रहा है? अच्छा तो अब मैं कहूं आपसे, नाइट्रोजन गैस अधिक क्रियाशील होगी कि कम क्रियाशील? नाइट्रोजन गैस में N2 अणुओं में नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध होता है जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा होती है अत्यधिक उच्च। अतः N2 गैस कमरे के ताप पर बहुत कम क्रियाशील होती है या अक्रिय होती है। कमरे के ताप पर तो क्रिया ही ना कर सके कोई थे, क्योंकि कमरे के ताप पर इतनी ऊर्जा उसको मिलेगी नहीं N2 अणुओं को कि उनके मध्य उपस्थित त्रिबंध टूट सके। तो कमरे के ताप पर तो भाई क्रिया करने के लिए त्रिबंध का टूटना जरूरी है, और कमरे के ताप पर इतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि त्रिबंध टूट जाए, इतनी बंध वियोजन ऊर्जा नहीं मिलेगी कि त्रिबंध टूट जाए। तो N2 गैस नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध होने के कारण कमरे के ताप पर कैसी गैस है? अक्रिय। तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है यहां से, नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर अक्रिय है क्यों? ये क्वेश्चन बन सकता है, नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर अक्रिय है या नु कह दे कम क्रियाशील है क्यों? तो आप क्या कहोगे? नाइट्रोजन गैस में N2 अणुओं में नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है। त्रिबंध की बंध वियोजन ऊर्जा उच्च होती है जो कमरे के ताप पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः N2 गैस कमरे के ताप पर अक्रिय गैस है।
किसी अन्य गैस से किसी अन्य तत्व से गैस से क्रिया नहीं करती है। सही है बात। पर उच्च ताप पर क्रिया करेगी। अगर ताप आप उच्च कर दोगे तो उच्च ताप होने पर तो त्रिबंध टूट जाएगा, और त्रिबंध टूटते ही ये तो फिर क्रिया करने लग जाएगी। तो आप पढ़ते होंगे N2 और H2 गैस क्रिया करती हैं 773 केल्विन ताप पर। अब 773 तो बहुत उच्च ताप होता है, तो वहां पर तो N2 और H2 गैस क्रिया करके क्या बना लेती है, NH3। आपको 11वीं में मैंने कहा था N2 और O2 गैस जब बिजली कड़कती है तो N2 और O2 गैस आपस में क्रिया करके NO गैस का निर्माण कर लेती हैं, जो वायु प्रदूषक है। पर्यावरण प्रदूषण वाले चैप्टर में कहा था जब बिजली चमकती है तो N2 और O2 गैस, वायुमंडल में सबसे ज्यादा N2 और O2 ही है। जब बिजली चमकती है तो N2 और O2 के बीच के बंध टूट जाते हैं धड़ाक धड़ाक। N2 में तो त्रिबंध और O2 में द्विबंध, और फिर ये आपस में क्रिया करके NO का क्या कर लेती है, निर्माण। उच्च ताप पर ही क्रिया करती है, नहीं तो ऐसा तो N2 और O2 आपस में क्रिया करके NO N2O वगैरह बना लेती, पर ये आपस में क्रिया नहीं करती। सही है। अगर क्रिया करती तो सबसे ज्यादा नहीं होती वायुमंडल में, ही गायब हो जाती ना। फिर तो कछुते भी क्रिया करके कछु भी बना लेती, N2 गैस कहाँ होती वायुमंडल में। सबसे ज्यादा होने की वजह यही है इसकी, क्योंकि ये जो धरती का तापमान है ना जितना, इस पर क्रिया ही नहीं करती है किसी से। O2 फिर भी कर लेती है हल्की फुल्की, N2 नहीं करती है। समझ रहे हो, इसी वजह से ये सर्वाधिक है अपने वायुमंडल में। तो ये सब बातें लिखेंगे हम गुणधर्म में। लिखो, कमरे का ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। डाल लिया। गुणधर्म लिखो, डाइनाइट्रोजन गैस रंगहीन, डाइनाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन भी है का है, टेस्ट तो ना रो। रंगहीन, गंधहीन व अविषैली गैस है, अविषैली गैस है। लिख लिया। आगे लिखो, नाइट्रोजन गैस की जल में विलेयता बहुत कम होती है। नाइट्रोजन गैस की जल में विलेयता बहुत कम होती है। जल में विलेयता बहुत कम होती है। आगे लिखो, डाइनाइट्रोजन गैस में उपस्थित डाइनाइट्रोजन गैस में उपस्थित N2 अणुओं में डाइनाइट्रोजन गैस में उपस्थित N2 अणुओं में N2 अणुओं में नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है। त्रिबंध उपस्थित होता है जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा उच्च होती है। बंध वियोजन ऊर्जा उच्च होती है। अतः बंध वियोजन ऊर्जा समझ गए, बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा अत्यधिक उच्च होती है। अतः नाइट्रोजन गैस या डाइनाइट्रोजन गैस, कुछ भी लिख लो, अतः नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर बहुत कम क्रियाशील होती है। अत्यधिक उच्च होती है। ठीक है। हाँ, अब आगे सुनो भैया की बात। नाइट्रोजन गैस जो है उच्च ताप पर
अभिक्रिया करेगी तो कहीं पे करेगी, उच्च ताप पर। कहीं भी नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन मिलेगी उसमें टेम्परेचर क्या होगा, उच्च। सामने ध्यान अब आ गए, देखो इधर मैं एक बार में लिख रहा हूं, देख लेना। नाइट्रोजन गैस जो है उच्च ताप पर धातुओं से अभिक्रिया द्वारा आयनिक नाइट्राइड बनाती है। दोबारा बोल रहा हूं, नाइट्रोजन गैस उच्च ताप पर धातुओं से अभिक्रिया द्वारा नाइट्राइड बनाती है, और जो नाइट्राइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक। आयनिक मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन। देख सामने, जैसे तू लिथियम से अभिक्रिया कराए नाइट्रोजन गैस की और उच्च ताप कर लिया, लिथियम धातु ये है ना, क्षार धातु, क्षार धातु ये है ना प्रथम वर्ग की। अब तो धातुओं से इसकी अभिक्रिया करवा रहा है नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्राइड बनेगा। नाइट्राइड जो होते हैं उनमें N-3 आयन होता है, ऋणायन। ये N-3 आयन को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन, और N3- को क्या बोलते हैं, एजाइड आयन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये तो कौन सा आयन है, एजाइड, और ये कौन सा है, नाइट्राइड आयन। अब आप क्रिया करा लो लिथियम की नाइट्रोजन के साथ, आपको इतना तो पता लगा दिया मैंने कि नाइट्राइड यौगिक बनेगा। Li का आवेश क्या होता है, +1, तो इसका वज्र गुणा कर लो, क्या बनेगा, Li3n। अरे n पे -3 आवेश है तो Li3 तो जुड़ेंगे आते, तो ये बनेगा Li3n। बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा देते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 6 हो गए तो यहाँ कितना लगा देंगे, 6। सही है, अरे सही है ना। मान लो आपने मैग्नीशियम धातु ले ली और इसकी अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस से करा रहे हो, टेम्परेचर उच्च है, तो यौगिक बना सकते हो। मैग्नीशियम का आवेश कितना होता है, +2, और नाइट्राइड यौगिक बनेगा तो उसमें आयन N-3। वज्र गुणा कर लो, क्या बन जाएगा, मतलब ये यहाँ Mg3N2, Mg3N2, फिर बैलेंस कर लेना, यहाँ 3 लग जाएगा, बैलेंस ही है। अब मान ले मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम भी धातु ही है ना, धातु से क्रिया करा रहा हूं मैं। Al+3 होता है और N-3, बता क्या बनेगा, Aln बनेगा। दोनों का आवेश बराबर है ना, तो आवेश हटा करके डायरेक्ट लिख देगा, क्या बनेगा, Aln एल्यूमिनियम नाइट्राइड, N पर -3 और Al पे +3। सही है, बैलेंस कर लो, 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसको कठिन है नहीं इसमें, सिंपल याद रखें। नाइट्रोजन गैस उच्च ताप पर धातुओं से क्रिया करके आयनिक नाइट्राइड बनाती है। ये सब नाइट्राइड हैं क्योंकि इनमें N-3 आयन है, सब आयनिक हैं, मतलब इनमें अवयवी कण है धनायन और Al+3 N-3, ये N-3 है, ये Mg+2 है, इनमें अवयवी कण है धनायन और ऋणायन, तो आयनिक नाइट्राइड बनाती हैं। यहाँ में कोई समस्या ना है। हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया आपने पढ़ी है इसकी, हाइड्रोजन अधातु है। अरे अब तक तो धातुन की बात कर रहा हूँ मैं, धातुन पे आ जाऊँ। अगर आप नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो इतना तो आपको पता ही है, क्या बनेगी, अमोनिया, उच्च ताप पर बनेगी। नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया सभी उच्च ताप पर होंगी, बैलेंस कर सकते हो, N2+3H2 2NH3 बन जाएगी। सही है, अभिक्रिया लगभग 773 केल्विन ताप पर होती है। उच्च ताप पर उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक आप Fe ले सकते हो, MO ले सकते हो, PT ले सकते हो, कोई धातु ऑक्साइड ले सकते हो, बहुत सारे उत्प्रेरक ले सकते हैं इस अभिक्रिया के लिए। हम Fe ले सकते हैं, MO ले सकते हैं, PT ले सकते हैं, प्लेटिनम, कोई धातु ऑक्साइड ले सकते हैं जैसे K2O ले सकते हैं, कोई धातु ऑक्साइड ले सकते हैं जैसे Al2O3 ले सकते हैं। ये धातु ऑक्साइड ही तो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया के लिए काफ़ी सारे हमारे पास उत्प्रेरक हो सकते हैं। सही है, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से इससे क्रिया करके अमोनिया गैस का क्या करती है, निर्माण 773 केल्विन ताप पर। सही है, अरे ठीक है ना। और नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया अगर अपन ऑक्सीजन गैस से कराएं तो 2000 केल्विन ताप बताया था मैंने थोड़ी देर पहले,
और 2000 केल्विन ताप पर 2NO का क्या हो जाएगा निर्माण, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा NO। सही है, अरे सही है। और कैल्शियम, चलो आगे पीछे बताएंगे, यहाँ तक क्लियर है ना। ये दोनों रिएक्शन याद रखनी है, विशेषकर इनको पूछ सकता है। नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया अमोनिया बनेगी और नाइट्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया NO बनेगी। ये अभिक्रिया आगे भी काम आती हैं, क्यों? देखो, एक तो ये अमोनिया निर्माण की विधि है, ये औद्योगिक विधि है अमोनिया निर्माण की, इसको हावर प्रक्रम भी बोलते हैं, सुना होगा तुमने, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। आगे इस चैप्टर में आप अमोनिया भी पढ़ोगे, तो ये अमोनिया निर्माण की जब औद्योगिक विधि पढ़ोगे तो ये विधि आपके सामने दोबारा आएगी। अमोनिया निर्माण की विधि, औद्योगिक विधि, उद्योगों में कैसे बनाएगा, N2 और H2 गैस की क्रिया कराएगा उच्च ताप, उच्च दाब और उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। दाब मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आगे लिख दूंगा, ठीक है। और ये NO, आप इस चैप्टर में नाइट्रिक अम्ल भी पढ़ेंगे, और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पहले हमें NO बनाना पड़ेगा। नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, NO, फिर NO से आगे नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो इसलिए ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है भाई। नाइट्रिक अम्ल बनाना है हमें उद्योग में, फैक्ट्री में, तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, NO, और फिर NO से आगे आप देखोगे कि क्या बनाओगे, HNO3। बात को समझ रहे हो मेरी बात है? तो NO से HNO3 बनेगा, तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, चलो सबसे पहले ऐसा कर लो, इसमें भी पॉइंट बना लो। नंबर 1 ऐसे लिख लो, धातुओं से अभिक्रिया, नीचे गुण चल रहे हैं ना, गुण, नंबर 1 डाल लो इसमें, धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया लिखो। इसमें लिखो, नाइट्रोजन गैस उच्च ताप पर, नाइट्रोजन गैस उच्च ताप पर धातुओं से अभिक्रिया द्वारा, उच्च ताप पर धातुओं से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद, उच्च ताप पर धातुओं से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद आयनिक नाइट्राइड बनाती है, आयनिक नाइट्राइड बनाती है। आयनिक नाइट्राइड बनाती है, लिख लिया। 3 रिएक्शन लिख रही है का, ऊपर की 3 जिनमें नाइट्राइड बन रहा है, तीनों लिख लो, लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाली। या पूरा कर ही ले, नाइट्रोजन है आज, है ना। अगली क्लास आएगी अब मेरी, कई दिन बाद आएगी, है ना, कोई फिजिक्स वाला आएंगे अब बीच में। अब परसों तुम आओगे, जब कौन आएंगे, तो मेरी तुम्हारी क्लास लगेगी, रुक जाने, आज का बार है, गुरुवार है का, शनिवार क्लास लगेगी मेरी, और शनिवार तुम ही आएंगे का, तो यहाँ का मतलब नेक्स्ट क्लास मेरी ही लगेगी। मेरी क्लास है बुधवार को, सोम मंगल को तो फिजिक्स वाले हमें, बुधवार, गुरुवार और फिर शनिवार। तो बुधवार, गुरुवार और शनिवार। तो आज का वार है, गुरुवार है का। अब तुम वापस कब आओगे, तो फिर शनिवार में ही मिलूंगा भाई। हमने सप्ताह में 6 दिन है ना, तो अबे संडे छोड़, 6 दिन है, नहीं आ जाते होंगे, वो बात, वैसे 6 दिन है ना,
तो 3 दिन तो फिजिक्स वाले आए और 3 दिन में आऊँ। अब एक दिन पता ना कभी कोई भी आ सके, वो बात अलग है। या संडे को तो कोई सा ना दिखाओ। अब बकर बकर मत कर, जल्दी लिख। ये लिख ली तीनों, नीचे लिखो नंबर 2 हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया। हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया फटाफट कंप्लीट कर ले आए। हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया लिखो। हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया डाल दी। लिखो इसमें नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस उच्च ताप, उच्च ताप कोष्टक में लिख लेना 773 केल्विन। उच्च ताप कितना? 773 केल्विन। उच्च ताप कौमा उच्च दाब, उच्च दाब कोष्टक में लिखा तो लिख लेना 200 ATM। कितना? 200 ATM। व उत्प्रेरकों की उपस्थिति, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, उत्प्रेरक गलयन सारे हैं क्या यहाँ पे? कोई सा भी ले सको तुम। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया द्वारा, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस बनाती हैं। अमोनिया गैस बनाती है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख रही है ना N2+H2 वाली, जो पे स्टार लग रहा हो, या नोट करो। वैसे ही अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, चाहे तो इसको तुम उत्क्रमणीय का चिन्ह भी लगा सकते हो। मैंने तीर लगा रखी है ना, पहले सुने ना, देख बात है। N2+H2 के बाद मैंने एक सिंगल तीर लगा रखी है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, चाहे तो डबल भी लगा सकते हो। डबल लगा ले, ज्यादा बेहतर है किताब के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल सकती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लिख लिया? गलयन सारे उत्प्रेरक लिख रहे हैं FeMO, PT, K2O, Al2O3, ये सब इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। नंबर 3 डाल लो, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया। ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया लिखो, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया। नंबर 3 लिखो इसमें नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस उच्च ताप कोष्टक में लिख लेना लगभग 2000 केल्विन। उच्च ताप लगभग कितना? 2000 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया द्वारा, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नीचे नीचे की अभिक्रिया लिख रही है, नोट कर लो। नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाती है। ठीक है, और लास्ट एक रिएक्शन और है, एक लिख लो हमें लास्ट नंबर 4 कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया देख लो यार, भी जो तो ही खत्म हो जाएगा फिर। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है, डायरेक्ट रट लेना CaC2।
देख ले इधर, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या है, CaC। और यहाँ की अभिक्रिया जब तुम नाइट्रोजन से कराओगे उच्च ताप पर होगी। नाइट्रोजन की हरा अभिक्रिया कितने ताप, उच्च ताप पर हो रही है, कितने पर होगी, 1300 केल्विन। और उत्पाद बनेगा CaCN2 और संग में C, सही है का, CaC2O, एक कार्बन निकल गया है, कैल्शियम साइनेमाइड का नाम है को, और संग में कार्बन बनेगा। तो ये घटिया सी रिएक्शन, यही फटाफट लिख लो, लगाओ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर नाइट्रोजन गैस से कराने पर, नाइट्रोजन गैस से कराने पर, उच्च ताप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है 1300 केल्विन, नाइट्रोजन गैस से कराने पर कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, कैल्शियम साइनेमाइड बनता है। साइनेमाइड बनता है, यार रिएक्शन नोट कर लो, CaC2 वाली है। लिख लिया। अब एक टॉपिक और बचा है इसमें, क्या, उपयोग। तो नीचे हेडिंग डाल लो, उपयोग। हाँ, आई लिख रहे हो, उपयोग। सुनो पहले, देखो एक उपयोग तो ये हो जाएगा, इसका उपयोग नाइट्रोजन गैस का सुनवे पे याद होगा, कई महत्वपूर्ण यौगिक जैसे अमोनिया बनाने में काम आती है ये। नाइट्रोजन गैस का उपयोग कई महत्वपूर्ण यौगिक जैसे अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, मैंने पहले कहा था पहले NO बनाते हैं, फिर NO से क्या बनाते हैं, नाइट्रिक, तो N2 से NO बने और NO से क्या बने, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ का उपयोग ध्यान रखें, एक तो अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में, तो ये तीनों लिख सकते हैं। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग कई महत्वपूर्ण यौगिक जैसे अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल व कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में किया जाता है, इत्यादि बनाने में किया जाता है। सही है, देखते चलो। नंबर 1, नाइट्रोजन गैस का उपयोग, नाइट्रोजन गैस का उपयोग कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड के संश्लेषण में किया जाता है, के संश्लेषण में, के निर्माण में किया जाता है। अच्छा, दूसरा उपयोग सुनो, के संश्लेषण में किया जाता है। अब तसल्ली से दूसरा उपयोग सुन, अक्रिय वातावरण बनाने में काम आ सके कहीं। नेक्स्ट सुनेगा ढंग से सुन। नाइट्रोजन गैस आपको पता ही है कमरे के ताप पर कैसी होती है, अक्रिय। अब मान ले कोई धातु है, तूने पिघला रखी है वो, अब धातु जब पिघली हुई अवस्था में होगी तो धातु तो पहले ही अधिक क्रियाशील होती है, और लिक्विड अवस्था में धातु की क्या बढ़ जाती है, क्रियाशीलता। मेरी बात को समझना। अब मान ले कोई धातु है, जैसे मान ले तू स्टील धातु बना रहा है, तो Fe धातु में निकेल, क्रोमियम वगैरह ये मिलाने पर स्टील धातु बनेगी। तो पहले क्या करेगा, तू लोहे धातु को भी पिघलाएगा, निकेल को भी पिघलाएगा, क्रोमियम को पिघलाएगा और पिघला करके उन्हें मिक्स करेगा, जब जाकर के लोहे से क्या बनेगी, स्टील।
पर जब तू उन्हें पिघलाएगा उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। वे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन ते, CO2 वगैरह ते, इनते ये धातु क्या कर सकती है, क्रिया। तो जब धातुओं को पिघला करके मिक्स करके मिश्र धातु बनाते हैं ना, बात को सुनो, मिश्र धातु बनाते हैं तो दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करते हैं, तो पिघला करके मिक्स करते हैं उन्हें, तो उस समय अक्रिय वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। उस समय वातावरण में O2 वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये इनसे क्या कर लेंगी, क्रिया। तो वातावरण उस समय कैसा रखा जाता है, अक्रिय, और नाइट्रोजन युक्त वातावरण रखते हैं। नाइट्रोजन युक्त वातावरण रखने से ये फायदा है कि नाइट्रोजन को क्रिया करने के लिए बहुत उच्च ताप की क्या होती है, आवश्यक। तो नाइट्रोजन गैस एक तरह से अक्रिय वातावरण बनाने में क्या आती है, काम। इसमें एक लाइन और लिख रही है, सुन लो। उदाहरणार्थ लोहा एवं स्टील उद्योग में यह अक्रिय वातावरण बनाए रखने हेतु प्रयुक्त होती है। तो समझ गए होंगे मेरी बात में कैसे समझा, अभी बात समझा रहा हूँ मैं, कि जहाँ मिश्र धातु बनाई जाती है ना, वहाँ पर अक्रिय वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस का अक्रिय वातावरण बनाया जाता है। तो लिख लो नंबर 2, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी डाई नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी डाई नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जैसे लोहा एवं स्टील उद्योग में, लोहा एवं स्टील उद्योग में, केवल इतना लिख लो, डैश लगा दो, पूर्ण विराम, ठीक है। नंबर 3 उपयोग, लोहा एवं स्टील उद्योग में, हाँ भाई, इसमें एक उपयोग और लिख रहा है, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग। द्रव समझ गए, लिक्विड नाइट्रोजन। सुन लेने, ये कह रहा है कि लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग, नाइट्रोजन द्रव अवस्था में है, उसका उपयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। प्रशीतक वे पदार्थ होते हैं जो टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम। जैसे कोल्ड स्टोरेज है अपने, और उनमें नली लगी रहती है, फ्रीज देख ले, फ्रीज में नली लगी रहती है पीछे, और उसमें लिक्विड गैस बहती है, और वो लिक्विड गैस क्या करती है, टेम्परेचर को क्या करती है, कम। तो अपन एक तरह से कह सकते हैं रेफ्रिजरेटरों में, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में द्रव नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं प्रशीतक के रूप में। तो एक उपयोग ये भी हो गया कि इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो यही लाइन लिखो, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में किया जाता है। बहुत है, छोड़ो। और अगला यौगिक पढ़ोगे तुम कौन सा, अमोनिया।